यस स्टूडेंट्स, देयर वाज सम इंटरप्शन। चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। यस, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 8 मीटर। देखिए व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड कह रहा है। व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड कह रहा है। ये आपको मालूम है, व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, और ये आपको मालूम है 2v होती है, और सेंटर की स्पीड कितनी होती है, v। ठीक, अब कह रहा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ द व्हील। सेंटर ऑफ द व्हील से ही सेम लेवल पे व्हील के रिम पे स्पीड, मतलब यहां कह रहा है, अरे तो यहां पे दो स्पीड होती है भाई, एक ट्रांसलेटरी मोशन के कारण स्पीड और एक रोटेशन के कारण स्पीड आर ओमेगा। आर ओमेगा की वैल्यू भी तो v होगी, तो v और v का रिजल्टेंट कितना होगा, v√2। बस v√2 की वैल्यू पूछ रहा है। 2v इज गिवन एज 8। व्हाट इज v? v इज 4। v 4 हो गया और पूछ रहा है v√2। भाई ये इस पॉइंट की स्पीड पूछ रहा है, तो ट्रांसलेशन मोशन का स्पीड होगी और एक रोटेशन के कारण स्पीड होगी डाउनवर्ड। तो दोनों का वेक्टर सम हमने आपको बताया था। दूसरा तरीका भी है, लोवेस्ट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r√2 होगी। r√2 लोवेस्ट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r√2, r√2 इंटू ओमेगा, तो वो भी आएगा v√2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4√2। आंसर इज योर 4√2। दिस इज 4√2 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ये आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस आर रोल्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग का केस है। एक्सेलरेशन क्या होता है, g sin थीटा ओवर 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर। एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा, जिसका i कम होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंचेगा नीचे। तो सबसे कम i किसका है, सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। कह रहा है सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है, फिर से आप देखिए और ये आप याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा। a इज इक्वल टू g sin थीटा ओवर 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर। मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताता हूं। नॉर्मली इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथ सरफेस पे g sin थीटा पे एक्सेलरेशन होता ही है। अब बस नीचे क्या आया, 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, और ये तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, आराम से याद रख सकते हैं आप। तो ये तो यहां पे सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, होलो स्फीयर देर में, तो T1 इज लेस देन T2। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, टेनिस बॉल देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए, फिर ये देखिए, ए टेनिस बॉल ट्रीटेड एज होलो स्फेरिकल शेल। होलो स्फेरिकल शेल मान रहा है इसको, ठीक है, तो मतलब I is 2/3 of mr square starting from O rolls down a hill at a point A the ball becomes airborne leaving at an angle of 30 degree with the horizontal। ओके, ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए फिगर को, मतलब टेनिस बॉल ऐसे गिर रही है और फिर ऐसे आने के बाद यहां से हवा में जाके ऐसे गिर रही है, इस तरह से कह रहा है, इसलिए कह रहा है एयरबॉर्न। Leave it at negative 30 degree with the horizontal. The ball strikes the ground at B. What is the value of distance AB? अरे AB तो रेंज होती है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो रेंज का फॉर्मूला तो सिंपल है, क्या है रेंज का फॉर्मूला, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। अब भाई एक बार बताओ, यहां पे स्पीड क्या होगी, अरे भाई सीधी सी बात, हमने कहा था ये बॉडी रोल कर रहा है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी अब वही काइनेटिक एनर्जी होगी। बस ध्यान रखिएगा, इसमें दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो यहां से mg इंटू 1.8, भाई ये यहां से यहां तक कितनी हाइट गिरा है, 1.8। दिस इज हाफ
mv² प्लस हाफ आई है यहां पे 2/3 ऑफ mr² ओमेगा स्क्वायर। तो ये सिंपली हो गया 1/2 प्लस 1/3, इट इज 5 it is your 1/2 plus 1/3, it is your 3 plus 2, that is 5/6 of mv square। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज 6 इंटू 1.8, 6 इंटू 1.8 अपॉन 5 इंटू जी, ये v स्क्वायर हो गया। u तो ये यहां पे u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या हो गई? 6 इंटू 1.8 अपॉन 5 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 60 डाल दो, साइन 60 इज √3/2। तो रेंज बताओ भाई क्या आ जाएगा? इट इज 6 इंटू 1.8 अपॉन 5 इंटू साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 इज √3/2। तो आराम से आप देखिए ये 10 हो गया ऊपर, और ऊपर हो गया 6, या आप अगर इसको 3 से 3 इंटू 1.8 इट इज 5.4 √3 अपॉन 5, ये आ जाएगा 5.4 अपॉन 5 इंटू √3। तो आप देखिए इसकी वैल्यू अगर हम देखें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, वैल्यू देखते हैं। इट इज आंसर हमारा आ रहा था 5.4 अपॉन 5 इंटू √3 होता है 1.732, और 1.732 से थोड़ा ज्यादा आएगा 1.73, ये लगभग 1.1 इंटू 1.732। तो 1.7 में 0.17 लगभग ऐड करेंगे तो ये आपका 1.87, दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये लगभग आपको फटाफट गेस करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम थोड़ा कम होता है। 5.4 को 5.5 मान लो ना, 5.5 अपॉन 5 दैट इज 1.1 इंटू √3 कर लो, फटाफट आंसर करो, क्योंकि देखिए आंसर बड़े क्लोज गिवन है, तो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना फटाफट आना चाहिए। तो 1.732 में 0.17 लगभग ऐड करो तो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Yes, this is very interesting question. JEE Advanced 2016 का क्वेश्चन है। It was very challenging in those days जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। अब इसको पढ़िए आराम से समझिए और सॉल्व करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। A roller is made by joining together two cones at their velocities at their vertices O. It is kept on two rails AB and CD. Actually क्या ये दो कोन्स हैं, इनको जोड़ा गया। ये बेसिकली डमरू, जैसे डमरू होता है बजाने वाला, तो वैसी टाइप की बात है। दो कोन्स को जोड़ दिया है, ठीक। अब कहता है कि ये दो ट्रैक्स है, इस पे रोल करते हुए जा रहा है। स्टार्टिंग में रोल करते हुए सीधा जा रहा है। ये देखिए ये ट्रैक सीधा है और ये ट्रैक थोड़ा एंगल पे, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल रेलवे ट्रैक मान लो, रेलवे ट्रैक, उस पे डमरू रखा हुआ है और फर्स्ट मोमेंट पे सीधा जा रहा है फर्स्ट मोमेंट पे, ठीक है। With its axis perpendicular to it is kept on two rails AB and CD which are placed asymmetrically. Asymmetric मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि भाई सिमेट्रिक पोजीशन ही नहीं है, ये दोनों ट्रैक पैरेलल है ही नहीं, ये तो सीधा है लेकिन ये थोड़ा एंगल पे है। And center O at the center of the line joining AB and CD, it is given a light push so that it starts rolling with its center O moving parallel to CD in the direction zone. As it moves, the roller will tend to turn left, turn right, go straight, turn left and right alternatively. ये 2016 का क्वेश्चन है, पहले आराम से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है, रेलवे ट्रैक है, दो नॉर्मल पैरेलल होती है, अगर उसमें डमरू रख देते, डमरू को आप शेप मालूम है, ये इस तरह का एक
शेप होता है, ठीक। लेकिन इसमें समझने की बात क्या है, ठीक है, अगर जैसे मान लो दो व्हील्स होते, दो व्हील्स अगर रेलवे ट्रैक पे जाए तो नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है, इस कोन के सरफेस पे, इस कोन के सरफेस पे, इस कोन के सरफेस पे इस कोन के सरफेस पे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, और ये सर्कल जो है इसका रेडियस बढ़ता जाएगा ऐसे, ये है, ठीक। अब ये कह रहा है दो कोन से बेसिकली इस तरह, ये भाई ऐसे कोन हो गया, अब इस पे भी एक ये रेडियस बनेगा, एक ये सर्कल बनेगा, एक ये, मतलब कहने का मतलब देयर आर नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स बन रही है जिनके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। अब भाई ये ट्रैक एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, तो जानते हो क्या होगा, मान लो भाई ध्यान से समझो, मान लो एक पोर्शन यहां पे ये लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक। तो भाई देखो होगा क्या, आपने अगर डमरू देखा है तो डमरू का सरफेस ऐसे स्लांटेड होगा, ये देखिए ऊपर, ये ऊपर है और ये पोर्शन नीचे, ये पोर्शन नीचे, ठीक। अब आप ये बताओ, अभी तो देखो ध्यान से, तो ये वाला पोर्शन इसके कांटेक्ट में था, ये जो व्हील है, व्हील मतलब ये डमरू पे जो रिंग बन रहा है, इसका ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में था। अब ये नॉर्मली मान लो सीधे ऐसे जाना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे जाना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, डमरू कि ये पॉइंट कांटेक्ट में था, अब ये व्हील ये इस तरह सीधे जाने लगा, जब सीधे जाने लगेगा तो ये जो पोर्शंस है, ये डमरू का ये पोर्शन इसके कांटेक्ट से उठ जाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि यहां पे होगा क्या, ये रेलवे ट्रैक है, अगर एक रिंग ऐसे होती, एक रिंग ऐसे होती, दोनों कॉन्टैक्ट्स में होते, दोनों सिमिलर होती, तो ठीक है, उनके बीच में एक रॉड अटैच कर दो, हो जाते। अब ये बताओ, अगर ये ट्रैक थोड़ा इधर आने लगा तो जो रिंग्स बन रही है वो तो छोटी है भाई। डमरू पे ये देखिए, ये रिंग बड़ी है, फिर ये रिंग छोटी है, फिर और रिंग और छोटी है, तो ये जब ट्रैक इधर जा रहा है तो वो रिंग्स तो ऊपर है, तो जब ऊपर है तो ये क्या करेगा, ये कांटेक्ट एक बार एक मोमेंट के लिए कांटेक्ट छूटेगा, तो इसका मतलब इस पोर्शन से इस रिंग पे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा और इससे नॉर्मल कांटेक्ट लूज करेगा। जब कांटेक्ट लूज करेगा तो ये एक बार, भाई ये समझने की कोशिश करिए, इस सरफेस से एक सरफेस से नॉर्मल एक सरफेस से नॉर्मल नहीं एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये आपका ये डबल कोन है, इस तरह का कोन है, इस तरह का, पहले ये दोनों कॉन्टैक्ट्स में थे, पहले ये दोनों ही कॉन्टैक्ट, यहां भी नॉर्मल एक्शन, यहां भी नॉर्मल एक्शन, दोनों सिमिलर नॉर्मल एक्शन। अब ये वाला पोर्शन आ गया और ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पोर्शन कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पे नॉर्मल एक्शन ऐड किया, यहां पे कांटेक्ट ही नहीं है। जब यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये ऐसे गिरेगा, इस तरह से ये गिरेगा। और एक बार बताओ, अगर कोई ऐसी इस तरह की रॉड हो और इस तरह की रॉड है, इस तरह की रॉड है और ये ट्रैक पे गिरती है, ट्रैक ऐसे है, ये ट्रैक है, ये रॉड है, ये इस तरह की रॉड ऐसे, ये ट्रैक है, अगर ये इस पे फट से ऐसे गिरे, क्यों, क्योंकि इसने नॉर्मल एक्शन लगाया, यहां से कांटेक्ट लूज हुआ तो फट से ये गिरेगा, और जब ये गिरेगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, गिरेगा इस तरह गिरेगा, तो एक फोर्स इस पे इधर और एक फोर्स डेफिनेटली इस पे इधर एक्ट करेगा। जब डेफिनेटली इस पे इधर फोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा, अगर एक फोर्स तो चलो ऊपर एक्ट करा, एक इधर एक्ट करा,
तो ओवरऑल पूरे सिस्टम पे देखिए फोर्स, एक फोर्स तो चलो इधर हट गया, एक इधर, ओवरऑल सिस्टम पे फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली इट विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके लेफ्ट टर्न करने से क्या होगा, देखिए लेफ्ट टर्न करने से क्या होगा, जैसे ये लेफ्ट टर्न करेगा तो इसका रैदर बिगर रेडियस की जगह रैदर छोटा रेडियस आएगा, और ये जो इधर की ओर जा रहा था रैदर इस पे थोड़ा सा इसका, देखिए इधर तो इसका रेडियस कम हो ही रहा है, नेचुरली कम हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इधर टर्न किया तो इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा, और ये जब हल्का से इधर टर्न करेगा तो रेडियस लेसर रेडियस कांटेक्ट में आएंगे, तो ये जो काफी कम हो रहा था उसको हल्का बढ़ाया, जो कांस्टेंट था उसको थोड़ा कम किया। इस तरह रैदर लेस रेडियस वाले पोर्शंस, अब ये रैदर ये वाले पोर्शंस इसके कांटेक्ट में होंगे, इस तरह से ये इट विल टुवर्ड्स लेफ्ट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जैसे ही सीधी सी बात है ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो इसके कुछ पोर्शंस कांटेक्ट ट्रैक से छोड़ देंगे, तो इस पे केवल नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको ऐसे गिराएगा, ऐसे गिराएगा, तो जैसे ही गिरा तो इस पे इस तरह के गिरने की कोशिश कर रहा है, तो एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड करेगा, तो जैसे इस पे इस डायरेक्शन फोर्स इट विल टर्न लेफ्ट, ये लेफ्ट की ओर टर्न करेगा। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये बहुत एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इट विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप सोचिएगा इसको, और आराम से मैंने जो पॉइंट बताया है कि ये मेनली हो क्या रहा है, ये जो इसके लेसर रेडियस इधर है तो वो कॉन्टैक्ट से हट गए, तो ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में, इधर के साथ कॉन्टैक्ट हट गया, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया, गिराने लगा, और ये ऐसे सरफेस है भाई, ऊपर इधर रेडियस कम है, छोटे सरफेस है, इधर रेडियस बड़े बड़े हैं, तो जैसे ही ऐसे गिरने को होगा तो इस पे एक फोर्स ये ट्रैक इधर लगाएगा, एक फोर्स इधर लगाएगा नेचुरली, तो इसलिए लेफ्ट हैंड फोर्स लगाया है, तो ये चलिए आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी आपका 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए दो पार्ट में इसको देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, इसलिए देखिए कह रहा है फिगर शो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ a ring of radius 3r rolling clockwise without slipping on a horizontal surface with an angular speed omega, ठीक है, an inner disk of radius 2r anti-clockwise sense with an angular speed omega by 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको बता देता हूं, ये एक्चुअली एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जेई ने एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, कहा कि भाई देखो ये व्हील है, ये मान लो ये आउटर रिंग है, इसका रेडियस 3r है, इसका रेडियस 3r, और इसके अंदर ये डिस्क है, इसका रेडियस है 2r, इट्स रेडियस इज 2r, और डिस्क ओमेगा बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है, और ये व्हील ओमेगा से क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन ये देखिए, ये रिंग है, इसका रेडियस है 3r, आउटर रिंग 3r, उसके अंदर एक डिस्क है, इसका रेडियस है 2r, और बीच में ये बियरिंग्स हैं, ये बियरिंग्स का क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बॉल बियरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो भाई देखो अब ये P पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है, और ये व्हील ग्राउंड पे रोल कर रहा है, तो भाई रोल कर रहा है, उससे क्या पता चल रहा है, उससे ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो भाई ये जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, उसकी रेडियस 3r है, तो क्या हो गया, v वेलोसिटी ऑफ सेंटर v मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 3r ओमेगा। क्यों भाई, इस पॉइंट की स्पीड यहां 3r ओमेगा हो गई, तो
3r ओमेगा हो गई, तो ये v भी तो होना चाहिए। v इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, इसके सेंटर की वेलोसिटी है, तो VCM इज 3r ओमेगा। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई, VCM इज 3r ओमेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, ये P पॉइंट ओमेगा बाई 2 से इधर जा रहा है सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है, O पॉइंट की वेलोसिटी तो 3r ओमेगा हो गई, ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इधर होगी, ये एंगल 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी 30 होगा, ये 60 होगा। तो ये बताओ, ये r बाई 2, सॉरी रेडियस r है, यस, तो ये हो गया r ओमेगा बाई 2। ये बताओ r ओमेगा बाई 2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, r ओमेगा बाई 2 cos 60, cos 60 1 बाई 2 होता है इंटू माइनस आई कैप, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट r ओमेगा बाई 2 sin 60 √3 बाई 2 j कैप। तो भाई ये बताओ, इसकी एक वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3r ओमेगा है, डिस्क का सेंटर तो उतना मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी तो है, एडिशनल ये वेलोसिटी है। तो बताओ दोनों, इसमें अगर मैं 3r ओमेगा आई कैप ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3r ओमेगा ये और r ओमेगा बाई 4 ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 1 बाई 4 कितना होगा, 11 बाई 4। तो ये 11 बाई 4, तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हो, इसमें ऑप्शंस देख सकते हो आप, ये 11 बाई 4 r ओमेगा आई कैप प्लस √3 बाई 4 r, तो दिस इज योर ऑप्शन। ये आराम से आपका इसका ऑप्शन हो गया, बहुत ही सिंपल, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बस देख लिया 3r ओमेगा। इसके बाद ये तो कह ही रहा है कि सेंटर के अबाउट ओमेगा बाई 2 से रोटेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी देखिए आ गई, ये r ओमेगा बाई 2, इसका cos 60 ऊपर sin 60, इधर cos 60 के साथ 1 बाई 2 माइनस आई कैप हो गया, sin 60 दोनों ऐड कर दिया, गॉट आंसर। चलिए आगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, कोई मेनली प्लैंक टाइप की बॉडी है, उसको खींच रहा है a एक्सेलरेशन से, फ्रॉम इट अंडर इट विद एक्सेलरेशन a परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ऊपर एक सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर गिवन है तो हम सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग एट पॉइंट P? इट इज अज्यूम दैट सिलेंडर डज नॉट स्लिप, तो रोलिंग का केस दे दिया, डज नॉट स्लिप का मतलब रोलिंग का केस दे दिया, क्योंकि नो स्लिपिंग स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रोलिंग। ठीक, यस, तो बस आराम से आप सॉल्व करिए। भाई क्या है प्रॉब्लम, ये व्हील है, ये व्हील है, तो ये आपका इसका एक्सेलरेशन a1 मान लीजिए। पक्की सी बात है, अगर ये आगे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन आगे ऐड करेगा। क्यों ऐड करेगा? अरे भाई इस पे कोई फोर्स ही नहीं है, इस बॉडी को कौन एक्सेलरेट कराएगा आगे? अगर ये आगे नहीं जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन इधर ही चाहिए ना, इधर कौन देगा एक्सेलरेशन? तो फ्रिक्शन आगे ऐड करेगा, तो फ्रिक्शन इस पे आगे ऐड कर गया। अब देखो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन ये तो दे देगा, दैट इज मास इनटू a1, ये तो दे दिया, इसको एक्सेलरेट कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करा रहा है, ये तो ठीक है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब फ्रिक्शन का एक टॉर्क भी होगा भाई, ये टॉर्क होगा, तो टॉर्क कितना होगा? F इंटू आर, इट इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। तो व्हाट इज F? F is mr बाई 2 एल्फा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये अल्फा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वास्तव में a1 प्लस आर एल्फा है।
दिस मस्ट बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लैंक। इसका एक्सेलरेशन ए गिवन है, ये पॉइंट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। जो दो पॉइंट्स कांटेक्ट में होते हैं, रोलिंग है, तो उन दोनों के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होंगी, दोनों का वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, तभी सस्टेन्ड रोलिंग होगी, मतलब लगातार रोल करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आराम से A1 प्लस आर एल्फा, आर एल्फा की वैल्यू यहां से कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है F/m, और आर एल्फा की वैल्यू कितनी है 2F/m। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, A1 प्लस आर एल्फा मस्ट बी A, तो यहां से F/m कितना आ गया, 3F/m इज A, therefore it is A/3. What is F? ma upon 3. You got this point. तो बस देखिए, हमने फ्रिक्शन अप्लाई किया, एक न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, F इज इक्वल टू ma1। बस न्यूटन्स लॉ में फोर्स कहीं भी अप्लाई हो, एक्सेलरेशन केवल किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का, जिसके अबाउट पे रोटेशन हो रहा है। तो रोलिंग के नॉर्मल केसेस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन लेते हैं। तो F इज ma1, टॉर्क की इक्वेशन हो गई। अब बस A1 प्लस आर एल्फा, दिस इज A, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, A1 प्लस आर एल्फा रख दिया मैंने, A1 यहां से ले लिया, F/m, आर एल्फा यहां से ले लिया, सॉल्व कर दिया। F इज ma/, आपको फ्रिक्शन ही बताना था, इट इज ma/3, तो ये ma/3 आ गया। नेक्स्ट ये है, ए सर्कुलर रिंग एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग a circular ring and solid sphere having same radius roll down an inclined plane from rest without slipping. The ratio of their velocities when they reach at the bottom of the plane is, अरे भाई सीधी सी बात, v square is 2s, v square is 2s, तो सीधी सी बात जब आप कहते हो v square is 2s, v square is 2as, और s दोनों के लिए सेम है, तो v1 अपॉन v2 सिंपली हो जाएगा अंडरवुड ऑफ a1 अपॉन a2। और एक्सेलरेशन आपने लिखा था g sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना लिखा था, एक्सेलरेशन लिखा था g sin थीटा ओवर 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पे g sin थीटा तो सेम है, 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर रिंग के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सॉलिड स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/5, a1 बाई a2, ये आपका यहां पे नीचे 2 हो गया, नीचे 2 हो गया, और इस केस में 1 प्लस 2/5, इट इज 7/5, तो ये हो गया रूट ऑफ 7/10, रूट ऑफ 7/10। ये इस रिंग के लिए, ये सर्कुलर रिंग एंड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए ये आपका, ये रिंग के लिए 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2/5, इट इज 7/5, तो 7/5 टर्म ऊपर चला जाएगा और 2 टर्म नीचे, इट इज 7/10। अब ये क्या पूछ रहा है, 7/10, ऊपर x की वैल्यू पूछ रहा है, x विल कम आउट 3.5, तो भाई x/5 पूछ रहा है, x/5, तो x की वैल्यू भाई 7/10 रेशियो आ रहा है, अंडरवुड ऑफ 7/10, तो इट इज 3.5, तो ये 3.5 हो गया। इस तरह से ये आपके, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन हो गए। यस, थैंक यू ऑल, ओके, थैंक यू।